प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का गायत्री शिक्षण संस्थान अरण्या की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो हमारा चैप्टर चल रहा है अध्याय नंबर 4, कक्षा 10। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6। अध्याय था अपना एग्रीकल्चर कृषि, जिसमें हमने 5 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। कल हमने 5वें जो पार्ट था उसमें पढ़ा था हमने पेय फसल, जिसमें चाय और कॉफ़ी के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अखाद्य फसलें। पूर्व में हमने खाद्य फसलें पढ़ी थी, मतलब तो खाने के काम आती है। गेहूँ है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, उसके बारे में पढ़ा। फिर पेय फसल के बारे में पढ़ा, बागवानी फसल के बारे में पढ़ा, जिनमें सब्जियां हैं मुख्य रूप से। आज हम पढ़ेंगे अखाद्य फसलें, मतलब तो खाने के काम में नहीं आती, जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम आती है। जैसे इसमें रबड़ है, कपास है, रेशेदार फसल है और पटसन है। इन 4 फसलों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे अखाद्य फसलें। कौन सी फसलें? अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें मतलब तो खाने के काम में नहीं आती। अखाद्य फसलें यानी जो उद्योगों में काम में ली जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अखाद्य फसलों के नाम लिख लेते हैं, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो अखाद्य फसलें कौन सी हैं उसमें हम लिखेंगे अपने सिलेबस के अनुसार। रबड़ है। अब आपसे छोटा प्रश्न ही पूछा जा सकता है 1 नंबर का कि किन्हीं 4 अखाद्य फसलों के नाम बताइए, तो ये छोटा क्वेश्चन हो गया। और अखाद्य फसलों का वर्णन कीजिए, तो निबंधात्मक क्वेश्चन हो गया। या किसी एक फसल के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये लघुरात्मक क्वेश्चन हो गया। तो इसमें रबड़ है, रेशेदार फसलें नंबर 2 पे पढ़ेंगे हम। क्या? रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें नंबर 3 पे पढ़ेंगे हम पटसन। जूट जिसको कहते हैं हम। और 4 नंबर पे पढ़ेंगे हम कपास। क्या पढ़ेंगे? कपास पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो ये कौन सी फसलें हैं? अखाद्य। कौन सी हैं? अखाद्य फसलें हैं। तो इसमें हेडिंग डाल लेंगे नंबर 1। कौन सी फसल पढ़ेंगे हम? रबड़। क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम रबड़। तो देखिए रबड़ क्या है, एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बोई जाने वाली प्रमुख फसल है और ये उद्योगों में एक कच्चे माल के रूप में काम में ली जाती है। तो इसमें लिखेंगे यह है या रबड़। वापस भी लिख सकते हैं भूमध्य रेखीय। कौन सी? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की प्रमुख फसल है। क्षेत्र की फसल है कहाँ की? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, लेकिन मुख्य रूप से कौन सी है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ये फसल बोई जाती है, लेकिन उष्ण व उपोष्ण उष्ण व उपोष्ण दोनों ही क्षेत्रों में बोई जा सकती है। क्षेत्रों में भी बोई जा सकती है। क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है या बोई जा सकती है। तो देखो मुख्य रूप से जो रबड़ है वो कौन सी फसल है? भूमध्य रेखीय। कौन सी है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की प्रमुख फसल है और इसे उष्ण उपोष्ण क्षेत्रों में भी ये उगाई जा सकती है। आगे लिखेंगे अगले पृष्ठ पर, हमें पॉइंट बना के लिखते जाएं आगे। नंबर 2 पे दूसरा पॉइंट है इसका
अब देखो इसमें भौगोलिक परिस्थिति ऐसा पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, पहले हम लिख लेते हैं रबड़ एक, सामान्य जानकारी इसके बारे में, रबड़ एक कच्चा माल है, कच्चा माल है जो उद्योगों में काम में आता है, जो उद्योगों में काम आता है, काम आता है। जैसे हमने गन्ना पढ़ा था, तो गन्ना क्या है, उद्योगों में काम आता है। जो चीनी बनाई जाती है चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल हो गया, ठीक है। जैसे कपास है जो हम पढ़ेंगे इसी में, तो कपास भी क्या है, उद्योगों के लिए एक कच्चा माल, यानी जो सूती वस्त्र बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, कपास से। तो इसी प्रकार उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में आता है। अब देखो इसमें भौगोलिक परिस्थिति, अगले पॉइंट में इसमें पॉइंट बना के लिख लेंगे हम इसी में, भौगोलिक परिस्थिति, भौगोलिक दशा भी लिख सकते हैं या परिस्थिति, ठीक है। पॉइंट वही चलना अपना रबड़ है, लेकिन भौगोलिक परिस्थिति में क्या आती है, वहाँ की जलवायु है, वर्षा है, मिट्टी, इसको किस में ऐड करते हैं हम, भौगोलिक परिस्थिति में। राज्यों के नाम आए तो उसको किस में लिखेंगे, उत्पादक क्षेत्र। तो मैंने पॉइंट बना के क्यों लिखा, ताकि आपसे अलग से मान छोटा प्रश्न पूछ लें कि जो रबड़ है उसकी भौगोलिक दशा बताइए, तो प्रश्न आपको पता होना किस प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। या मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि इसको 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इन पॉइंट बना के क्यों लिखा, इससे आपको प्रश्न कैसे बनेगा इसका पता चल जाए। तो इसमें लिखेंगे हम रबड़ को 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, से अधिक वर्षा व 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। देखो रबड़ को 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान, ये मैं लाइन या डायरेक्ट भी लिखा सकता था आपको। इन पॉइंट बनाइए क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है कि रबड़ की भौगोलिक दशा बताइए। तो भौगोलिक दशा में आपको एक ही चीज़ याद रखनी, किसी की पूछे, चाहे रबड़ से मतलब नहीं, चाहे कपास की पूछे, चाहे गेहूँ की पूछे, चाहे बाजरे की पूछे। तो भौगोलिक दशा में क्या होता है, एक तो वर्षा आ जाएगी, तापमान आ जाएगी, मिट्टी आ जाएगी और वहाँ की जो जलवायु है वो आ जाएगी, किसमें, भौगोलिक दशा में, ठीक है। चाहे किसी की पूछे, चाहे वो चावल की पूछे, चाहे रबड़ की पूछे, चाहे गन्ने की पूछे, ठीक है। और राज्यों के नाम पूछते हैं तो उसमें वो देता है उत्पादक क्षेत्रों के नाम है, उत्पादक राज्यों के नाम मतलब जहाँ पर वो पैदा होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई भौगोलिक दशा। इसमें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, कितनी, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। आगे लिखेंगे हम, इसके लिए नम्र एवं नम्र व आर्द्र का मतलब नमी होता है, आर्द्र जलवायु की ज़रूरत होती है। यानी वहाँ पर शुष्क नहीं होना चाहिए, जैसे अपने राजस्थान में वहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए, नम होनी, उसकी हवा में जलवाष्प की मात्रा होनी चाहिए। यानी वहाँ की जलवायु शुष्क न हो, कैसी होनी, नम और आर्द्र होनी चाहिए। तो ये तो हो गई भौगोलिक दशा में। आगे लिखेंगे हम उत्पादक राज्य या उत्पादक क्षेत्र। उत्पादन अलग होता है, उत्पादन का मतलब पैदावार होता है, यह उत्पादन का मतलब पैदावार हो गया, उत्पादक मतलब उत्पादन करने वाला। तो उत्पादक क्षेत्र या राज्य ऐसे पूछ सकते हैं। चल वही रहा, इसमें पॉइंट बनाए क्यों लिखा, क्योंकि भौगोलिक दशा पूछे तो आपको मिट्टी है, वर्षा है, वहाँ की जलवायु के बारे में लिखना है, जिसमें तापमान भी आ गया। उत्पादक क्षेत्र मतलब किन किन राज्यों में ये पैदा हो रहा है,
चाय के बारे में पूछ लिया कि चाय उत्पादक राज्यों के नाम बताइए, तो ऐसा प्रश्न बन गया। अब मैं एक साल लिखाऊँ तो उसमें क्या है कि याद करने में थोड़ी दिक्कत है, तो पॉइंट बना के लिखा दें, तो उसमें प्रश्न को चाहे छोटा प्रश्न बीच में से पूछ ले तो उसका उत्तर देने में आसानी रहती है। तो यह मुख्य रूप से कौन रबड़ के बारे में पढ़ रहे हम, यह मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, भारत के नक्शे में देखेंगे हम मैप में नीचे की तरफ, इस तरफ केरल है, इस तरफ तमिलनाडु है। दक्षिणतम में देखें तो केरल, तमिलनाडु, तो लगभग इन राज्यों के नाम आ रहे हैं। हमने कल भी पढ़ा था, उसमें भी चाय में भी पढ़ा था हमने, कॉफ़ी में जो पढ़ा उसमें दोनों के सात नाम आ रहे हैं। और दक्षिण भारत में देखो कर्नाटक जो केरल के उत्तर में स्थित है, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, एवं मेघालय में जो आसाम के पास में मेघालय, जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मासिनराम में और चेरापूंजी में। तो मेघालय में गारो पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतियाँ वहाँ की पहाड़ियाँ भी और जनजातियों के नाम भी है। गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है, पहाड़ियों में उगाया जाता है, इन उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। तो देखो इसमें हमने पढ़ा वो मध्य रेखीय फसल है, लेकिन ये उष्ण व उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जा सकती है। ताप देखो वर्षा बहुत ज़्यादा, उसको ध्यान रखिए। जैसे चावल में हमने पढ़ा था 100 सेंटीमीटर से भी अधिक बरसात की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार इसमें देखो 200 सेंटीमीटर से अधिक तो क्या होनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, नम जलवायु की जरूरत, क्योंकि अगर जहाँ पर पानी की अधिक मात्रा की जरूरत होगी वहाँ समझ लेंगे वहाँ की जलवायु कैसी होनी चाहिए, नम जलवायु होनी चाहिए, यानी शुष्क नहीं होनी चाहिए। तो नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके अलावा राज्यों के नाम आपको समझने रखने नहीं है। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु बिल्कुल पास में, फिर कर्नाटक आ गया, ये तो दक्षिण का हो गया। ऊपर हम पढ़ेंगे साइड में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ गया, और पूर्वोत्तर भारत में मेघालय एक ही राज्य का नाम दिया, जिसमें भी कौन सी पहाड़ी, गारो की पहाड़ियों में इसको उगाया जाता है। तो ये हमने एक फसल के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। नंबर 2 पे पढ़ेंगे हम। देखो जैसे अभी ने पढ़ाया, रबड़ है, ये कच्चे माल के रूप में काम में आता है। जैसे गाड़ियों के टायर बनाने में मुख्य रूप से काम में आता है, तो जूते होते हैं उनकी तली बनाने में काम में आता है, बैग बनाने में, प्लास्टिक की बोतल बनाने में ये मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है। नंबर 2 पे लिखेंगे हम रेशेदार फसल। रेशेदार फसल जिसमें रेशा होता है, क्या होता है, रेशेदार फसल, या फसलें भी लिख सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम कपास। आपसे प्रश्न पूछा रेशेदार फसलों के नाम लिखो, कपास, पटसन, जूट जिसको कहते हैं, सन, व प्राकृतिक रेशम। एक होता है प्राकृतिक रेशा और एक होता है कृत्रिम रेशा। जैसे नायलॉन है कृत्रिम में, प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली, भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख, कितनी, 4 प्रमुख या मुख्य रेशेदार फसल है या फसलें हैं। अब देखो आपसे छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन्हीं 4
रेशेदार फसलों के जिनमें रेशा होता है, क्या होता है, रेशा। जैसे कपास का रेशा बनता है, रेशे से उससे धागा बनता है और उससे सूती वस्त्र बनाए। जैसे पटसन है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में होता है, तो उससे जो अपनी जो बोरियां होती हैं हम घर में काम लेते हैं, या जो धागे जो तंतु बनते हैं वो किससे बनते हैं, पटसन से बनते हैं, ठीक है। या सन है, ये भी एक रेशा है। रेशेदार फसल और प्राकृतिक रेशम, जैसे नायलॉन के कपड़े आपने सुने होंगे, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं, ये क्या होते हैं, सब इसमें रेशा पाया जाता है, कहने का मतलब तार या तंतु टाइप में पाया जाता है। तो इसमें रेशेदार फसल, इसके नाम या आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो इनमें से किनमें जो चार हैं जो हमने पढ़ा, कपास है, पटसन है, सन और प्राकृतिक रेशम। एक होता है कृत्रिम, एक होता है प्राकृतिक। तो ये चार हैं। तो इनमें से अगले पॉइंट लिखेंगे, इनमें से किनमें, जो उपरोक्त चार है, इनमें से पहली तीन कौन सी, कपास, पटसन और सन। पहली तीन कौन सी, कपास, पटसन और सन। पहली तीन मिट्टी में, जो पहली तीन है फसल है वो मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है। मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है या मिलती हैं। एवं इसमें आगे लिख लेंगे चौथा कौन सा है, प्राकृतिक रेशम। कौन सा, प्राकृतिक रेशम। चौथा, रेशम के कीड़ों के ये विज्ञान में भी चलता है, रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। कोकून से, तो इसको रेखांकित कर लेंगे, किससे प्राप्त होता है, कोकून से प्राप्त होता है। ये तीन जो फसल हैं, कपास, पटसन और सन, ये तो ज़मीन में उसकी खेती की जाती है। बाकी ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये पेड़ के ऊपर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर। जो पेड़ होता है, ये तो पौधा होता है फसलों का, तो ये पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है, जिससे कोकून प्राप्त होता है, और कोकून से क्या बनता है, रेशम बनता है। समझ गए। तो रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, रेशम उत्पादन या सेरीकल्चर जिसको हम कह सकते हैं। तो कोकून शब्द याद रखना है, रेशम के कीड़े से क्या प्राप्त होता है, कोकून। क्या प्राप्त होता है, कोकून। तो आपको तिलक रुआत्मक क्वेश्चन में याद रखना है। कोकून से प्राप्त होता है। तो इसमें हमने सीरियल से लिख दिया, लास्ट वाले को तब लिखा। या डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि रेशम के कीड़े, ये जो फसलें ज़मीन में होने वाली कौन सी नहीं है, तो आप बता देंगे रेशम ज़मीन में नहीं होती। कहाँ होती है, मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, जिससे कोकून प्राप्त होता है। कोकून प्राप्त होता है जो, आगे लिख लेंगे हम, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर, कौन सी पत्तियों पर, हरी पत्तियों पर पलता है या पाला जाता है। आगे लिखेंगे पॉइंट बना के शुरू से, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। ये भी पढ़े ना भी, मलबरी पेड़ की पत्तियों पर। तो रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का जिससे क्या प्राप्त होता है, कोकून। कीड़ों का पालन यानी पालना क्या कहलाता है, रेशम उत्पादन कहलाता है। रेशम उत्पादन कोष्टक में लिखेंगे सेरीकल्चर, SERICULTURE। हिंदी में लिख लेंगे उसको सेरीकल्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको विशेष याद रखेंगे। कहलाता है। अब देखो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पाला जाता है,
रेशम के कीड़े इस कौन से पेड़ पर, मलबरी नाम का जो पेड़ है उसके पत्तियों के ऊपर पाला जाता है, जिससे क्या मिलता है, कोकून। क्या मिलता है, कोकून मिलता है। कोकून से क्या बनता है, रेशम बनता है। ठीक है, तो रेशम उत्पादन के लिए या रेशम का उत्पादन करने के लिए रेशम के कीड़ों का पालना क्या कहलाता है, नहीं, रेशम को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि रेशम के कीड़ों को पालते हैं। किसको पालते हैं, रेशम के कीड़ों को पालते हैं। तो इस रेशम पाल उत्पादन को, यानी कीड़ों के द्वारा जो हमें कोकून प्राप्त होता है उसे रेशम बनता है, तो उस रेशम उत्पादन को क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। ये याद रखना है, रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं, जैसे एपीकल्चर जिसमें मधुमक्खी पालन होता है, विटीकल्चर जिसमें अंगूर की खेती होती है, आपने सुना होगा विटीकल्चर, अंगूर की खेती। ठीक है, उसी प्रकार सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम उत्पादन। क्या होता है, रेशम उत्पादन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। तो प्रश्न को ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं, रेशम उत्पादन सेरीकल्चर में किसका उत्पादन होता है, रेशम का होता है। और भी कोई ऑप्शन में प्रश्न दिया जा सकता है आपको, तो आपको लिखना है मधुमक्खी पालन दिया जा सकता है, अंगूर की खेती दी जा सकती है ऑप्शन में, तो अंगूर में तो विटीकल्चर आता है और सेरीकल्चर किस में आएगा, रेशम में। तो 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन हो गया। रेशम उत्पादन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पर्सन, पढ़ेंगे हम नंबर 3 पे। क्या पढ़ेंगे, पर्सन पढ़ेंगे। 2 कंप्लीट हो गया, 3 पे पढ़ेंगे हम पर्सन। या आगे पीछे कैसे भी पैसे का पास पढ़ लो, बात वही है, जो हमें याद करना वो पढ़ना है, वो याद करना है। पर्सन में देखो, इसमें लिखेंगे हम, पर्सन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न हो गया छोटा, सुनहरा रेशे के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है, या कौन सी रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा भी कहते हैं, आप बताएंगे पर्सन को। तो लिखेंगे पर्सन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। सुनहरा रेशा कहा जाता है, पर्सन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगले लाइन में लिखेंगे पटसन की जो फसल है, पटसन की फसल बाढ़ के मैदानों में यानी उसको ज़्यादा उर्वरा शक्ति, उपजाऊ ज़मीन की आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से जैसे पश्चिमी बंगाल वाला जो क्षेत्र उसमें, यानी पूर्वोत्तर भारत में ये विशेष रूप से की जाती है, जहाँ नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है, यानी जलोढ़ मृदा में ये ज़्यादा होता है। तो पर्सन की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली, यानी जल जहाँ पानी ठहरता नहीं हो, जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती हैं। उर्वरक यानी उपजाऊ, उर्वरक मिट्टी में यानी जिसको हम जलोढ़ मृदा भी कह सकते हैं एक तरह से। कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा, ये ड है, जलोढ़ मृदा मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ के साथ आई मिट्टी, बाढ़ के साथ आई मिट्टी जमा होती है। अब देखो, जहाँ प्रतिवर्ष नदियाँ अपने साथ मिट्टी बहा कर लाती है, यानी जिसको नवीन जलोढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ कहते हैं। क्योंकि जो सबसे आपसे पूछे तो मृदा के प्रकार पड़ते हैं, काली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है, लाल पीली है, रेतीली है। इनमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मृदा। क्यों होती है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ हर साल नई मिट्टी बहा कर लाती हैं, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो जो पर्सन होता है उसको अधिक उर्वरा शक्ति की ज़रूरत होती है, तो नदियाँ हर साल नई मिट्टी लाती है, तो इस कारण से ये बाढ़ वाले क्षेत्रों में ज़्यादा उत्पादित की जाती है। अब देखो इसके
भौगोलिक परिस्थिति में एक ही पॉइंट दिया इसमें, वो अलग से इसमें ये वैसे याद रख लेंगे आप। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की ज़रूरत होती है। इसके बढ़ते समय उच्च तापमान की ज़रूरत होती है। अब देखो उत्पादक राज्यों में लिख लेंगे हम, किसमें, उत्पादक राज्य, उत्पादक राज्य भौगोलिक परिस्थिति में एक ही दिए हैं। और भौगोलिक परिस्थिति में ये भी आ गया, उपजाऊ मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जलोढ़ मृदा या जो नदियाँ अपने साथ बाढ़ का पानी बहाकर, बाढ़ के साथ जो मिट्टी बहाकर लाती है वो, तो ये किस में आ जाएगा, भौगोलिक दशा में। उत्पादक राज्य मतलब जो पर्सन है वो मुख्य रूप से भारत के किन किन राज्यों में उगाया जाता है, तो इसमें लिखेंगे मुख्य रूप से तो सबसे ज़्यादा तो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, पर्सन बंगाल, बिहार जहाँ बाढ़ आती है हर वर्ष आपको पता है, जो असम एवं आसाम में, व उड़ीसा का नया नाम क्या है, ओडिशा, व मेघालय, उड़ीसा व मेघालय, आसाम के पास में ये मेघालय, तो बंगाल है, बिहार ऐसे याद रखेंगे, बंगाल बिहार में बाढ़ आती है, उड़ीसा में भी है आती है बाढ़, मेघालय और असम में, ये दोनों पास पास के राज्य हैं। में मेघालय पटसन के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, पटसन के या जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, उत्पादक राज्य हैं। तो ये किस में आ गया, उत्पादक राज्यों में। अलग से प्रश्न पूछ ले कि पर्सन उत्पादक राज्यों के नाम बताइए, तो आपको पता है जहाँ बाढ़ हमेशा कहाँ आती है, बिहार बंगाल में, आपने सुनता होगा अक्सर असम में, तो बिहार बंगाल आसाम उड़ीसा मेघालय और असम में बाढ़ जहाँ आती है मुख्य रूप से, इन क्षेत्रों में क्या होता है, इनका उत्पादन होता है, क्योंकि इसके लिए जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। अब देखो इसी में पॉइंट बना के लिख लेंगे हम, उपयोग, क्या लिखेंगे, उपयोग, यानी पर्सन क्या क्या काम में आता है, तो लिखेंगे पर्सन का उपयोग। इसे पॉइंट बना के क्यों लिख रहे हैं, ताकि इसे अगर एक साथ लिखेंगे हम बिना पॉइंट बनाए तो हमें याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। तो अलग अलग पॉइंट, तो ये क्या काम में आता है, तो क्योंकि छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्सन के कोई दो उपयोग बताइए, पर्सन किस काम में आता है, ऐसा प्रश्न बन गया, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो देखो इसका प्रयोग या इसका उपयोग बोरियां, जो घरों में हम देखते हैं बोरियां, अब उसकी जगह प्लास्टिक के कट्टे आ गया आजकल, क्योंकि ये पर्सन क्या होता है, महंगा होता है, क्या होता है, महंगा होता है। इससे बनी जो वस्तुएं महंगी होती है, तो इसकी जगह जैसे लाइलॉन की जो रेशा है उनको ज़्यादा काम में लिया जाता है, क्योंकि वो पैकिंग के सामान में, इनमें, क्योंकि जो पर्सन से बनी वस्तुएं क्या होती है, महंगी होती है। तो इसका उपयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे बनाने में, धागे, गलीचे व दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है, किया जाता है। अब देखो इसका उपयोग जो बोरियां होती हैं, चटाई होती है, रस्सी है, तंतु हैं, धागे, एक तरह से धागे व गलीचे व दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं, यानी इससे दस्तकारी मतलब जो हाथ से बनाई जाने वाली वस्तुएं हैं, दस्तकारी मतलब जो हाथ से जो कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं,
पटसन से, वो इसमें शामिल होती है की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। अब देखो आगे महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, अगला पॉइंट बना के लिखेंगे। इसकी उच्च लागत के कारण है, किसकी? पटसन की। तो पूरा ही लिख लें। पटसन की उच्च लागत के कारण, उच्च लागत मतलब महंगी होने के कारण, उच्च लागत यानी महंगी, उच्च लागतें होने के कारण वह कृत्रिम रेशों, जैसे भी पढ़ा था हमने सेरिकल्चर, कृत्रिम रेशे या रेशों व पैकिंग सामग्री विशेषकर या मुख्यतः नायलॉन की कीमत कम होने के कारण, किसकी? नायलॉन की कीमतें कम होने के कारण बाजार में, मार्केट में इसकी मांग कम हो रही। किसकी? पटसन की। पूरा नाम लिख लेते हैं हम। पटसन की मांग कम हो रही है, कम हो रही है नायलॉन। इसको रेखांकित कर लेंगे आप। अब इसको समझ लेते हैं हम। देखो ये क्या काम आता है? बोरी, चटाई, रस्सी, धागे, तंतु, गलीचे व दस्तकारी, मतलब हाथ से बनाई जाने वाले जो कलात्मक, जो खूबसूरत वस्तुएं होती हैं, उनके ये काम में आता है ना। तो इनसे पूछो प्रश्न क्या बनेगा? पटसन किस काम में? इसका उत्तर ये हो गया। आगे प्रश्न क्या बनता है कि पटसन का उपयोग कम क्यों किया जाता है, या पटसन की बाज़ार में डिमांड यानी मांग कम क्यों है? तो इसका कारण अब ये लिखेंगे आगे जो मैंने लिखा है कि पटसन उच्च लागत के कारण, पटसन से बनी वस्तुएं कैसी होती है? महंगी होती है। कैसी होती हैं? महंगी होती है। तो इसकी उच्च लागत के कारण पहला। दूसरा, कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर कृत्रिम रेशों से बनी वस्तुएं काम में ली जाती है। पैकिंग सामग्री विशेष नायलॉन की कीमतें कम होने के कारण, नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। क्या है? कृत्रिम रेशा है। तो नायलॉन की कीमत कम होने के कारण पटसन की जगह किसकी वस्तुएं काम में ली जाती है? नायलॉन से बनी वस्तुएं काम में ली जाती हैं, जो लोगों को सस्ती मिल जाती है, उसकी कीमत कम होती है। इस कारण से बाज़ार में पटसन की मांग कम हो रही है। तो ये कारण, तो प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। छोटा प्रश्न है कि बाज़ार में पटसन की मांग कम क्यों हो रही है? क्योंकि ये महंगी होती है। आराम से लिख सकते हैं। इसकी जगह कृत्रिम रेशे पैकिंग सामग्री में मुख्य रूप से नायलॉन की कीमत कम होने के कारण। तो इसकी जगह विकल्प के रूप में कौन सा रेशा काम में लिया जा सकता है, ऐसा ही पूछ सकते हैं। तो आप बताएंगे नायलॉन, या नायलॉन को ही काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि इसकी कीमत कम होती है। क्या होती है? इसकी कीमत कम होती है। इस कारण से पटसन की जगह नायलॉन की से बनी वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है। अब नंबर 4 पे पढ़ेंगे हम कपास। क्या पढ़ेंगे? कपास पढ़ेंगे हम। कपास ये भी एक खरीफ की फसल है। ये उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। जैसे हमने पूर्व में मैं बता चुका हूँ, पूर्व में हमने पढ़ा था कि जो सूती वस्त्र बनाए जाते हैं उसके लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली फसल है। तो इसमें पढ़ेंगे हम, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, या कपास से भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। मूल स्थान माना जाता है यानी कपास का जो पौधा है वो सर्वप्रथम
कौन से मूल का ये कहाँ मिला है विश्व में? भारत में। तो भारतीय मूल का पौधा हो गया ये, ठीक है। अब देखो आगे लिखेंगे, यह सूती वस्त्र उद्योग में मुख्य कच्चा माल है। यह सूती कपड़ा उद्योग में, यानी से कपास से कौन से कॉटन के कपड़े बनते हैं ना, तो सूती कपड़ा उद्योग में कपास या उद्योग में यह है, तो हमने लिख लिया, यह सूती कपड़ा उद्योग में प्रयुक्त होने वाला या काम में आने वाला, प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल है। कच्चा माल है, यानी जो सूती वस्त्र उद्योग की जो मिलें हैं वो किस पर निर्भर करती है? कपास पर निर्भर करती हैं। कपास उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। आगे इसमें लिख लेंगे, कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। अब देखो, इसे पककर ये खरीफ की फसल है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। जैसे हमने पढ़ा था गन्ना भी खरीफ की फसल है, कपास भी है, ये खरीफ की फसल है, ये भी ध्यान रखना है। खरीफ की फसलों के नाम में आप इसका नाम लिख सकते हैं, या गन्ना कौन सी, ये कौन सी फसल है? खरीफ है। कपास कौन सी है? खरीफ है। चावल कौन सी है? खरीफ है। ये खरीफ की फसल है तथा इसे पकने में या तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। 6 से 8 महीने लगते हैं। अब देखो, इसी में पॉइंट बना के लिखेंगे क्या? भौगोलिक परिस्थिति या दशा। क्या लिखेंगे? भौगोलिक परिस्थिति या दशा, यानी इसको कितने तापमान की आवश्यकता होती है, या कौन सी मिट्टी चाहिए। भौगोलिक परिस्थिति ये है ना, भौगोलिक परिस्थिति या दशा, या भौगोलिक दशा। प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? इसमें लिखेंगे हम, दक्कन के पठार के या कपास के लिए, ऐसा लिखेंगे, कपास के लिए दक्कन का पठार जो कैसा है? काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ। दक्कन का या दक्कन के पठार के बागों में, कौन से बागों में? शुष्क बागों में। कौन से बागों में? शुष्क बागों में काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अब इसको रेखांकित कर लेंगे, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो कपास होती है उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। तो इसको विशेष रूप से याद रखिए दक्षिण के पठार में, क्योंकि दक्कन के पठार में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। ये इसके लिए सबसे उपयुक्त है भौगोलिक दशा में। दूसरा लिखेंगे हम, इस फसल को उगाने के लिए, कौन सी पढ़ रहे हैं हम? कपास पढ़ रहे हैं ना, तो नाम भी लिख सकते हैं। या इस फसल को उगाने के लिए, कपास को उगाने के लिए उच्च तापमान, मिट्टी पर लिए हमने कैसी होनी चाहिए? काली। अब तापमान में किस में आता है? भौगोलिक दशा में आता है। उच्च तापमान, हल्की वर्षा
हल्की वर्षा या कहीं कहीं सिंचाई भी की जाती है। सिंचाई वह 210 दिन, कितने दिन, 210 दिन पाला रहित। एक होता है सहित, एक वो रहित। सहित मतलब साथ रहित यानी बिना, यानी पाला क्या होता है, आप सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं कि ज़मीन पर जो सफ़ेद बर्फ़ की चादर जम जाती है उसको हम पाला कहते हैं। और वो जो पाला पड़ना होता है वो सभी फसलों के लिए ज़्यादातर फसलों के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है। तो मौसम कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और 210 दिन तक कम से कम कैसा होना चाहिए, पाला रहित होना चाहिए। नहीं बर्फ़ की जो चादर होती है वो नहीं गिरनी चाहिए। तो पाला रहित वह खिली धूप की आवश्यकता होती है, यानी आसमान साफ होना चाहिए। खिली धूप की आवश्यकता होती है। दो दिन भी याद रखना आपको, कितने दिन, 210 दिन। मान ले पूछ ले तो पाला रहित लिख दिया। कपास के लिए मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, काली मिट्टी। कहीं भी प्रश्न आ जाए, कपास का मतलब काली मिट्टी बहुत श्रेष्ठ होती है। हल्की वर्षा, क्योंकि काली मिट्टी होती है उसमें जल को सोखने की क्षमता होती है, या ज़्यादा समय तक उसको नमी को बनाए रखने की क्षमता होती है उसमें। काली मिट्टी जो अपनी बलुई रेतीली मिट्टी होती है पश्चिमी राजस्थान में, जो उसको पानी को रोके रखने की क्षमता कम होती है, इसलिए काली मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, उसको नमी उसमें काफ़ी समय तक बनी रहती है। लेकिन पाला रहित दिन कितना, 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। खिली धूप, मौसम कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ठीक है, इसको पकने में 6 से 8 महीने लगते हैं। अब इसी में अगली हेडिंग डालेंगे हम उत्पादक राज्य। कौन से उत्पादक राज्य, उत्पादक राज्य किसके, कपास के, किसके, कपास के। तो अब तक इसमें पॉइंट बना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि याद करने में आसानी रहे। प्रश्न क्या पूछेंगे, कपास उत्पादक राज्यों के नाम बताइए या क्षेत्रों का नाम बताइए, तो उसमें हम राज्यों के नाम ही लिखेंगे। भौगोलिक दशा पूछें तो उसमें हम क्या लिखेंगे, भौगोलिक दशा में मिट्टी लिखेंगे जिसमें काली मिट्टी पड़ी हमने। तापमान के साथ उच्च तापमान होना चाहिए, हल्की वर्षा होनी चाहिए, 210 दिन पाला रहित, मौसम साफ होना चाहिए, खिली धूप होनी चाहिए। अब देखो इसमें लिखेंगे हम उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, ये मुख्य उत्पादक राज्य हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मध्य भारत में मध्य प्रदेश आ गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से ही बना है 2 जून 2014 को तेलंगाना, तमिलनाडु, जो दक्षिण भारत में केरल के पास में तमिलनाडु, पूर्वी तट पर स्थित है ये, और उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत में वह यूपी, उत्तर प्रदेश कपास के प्रमुख या मुख्य उत्पादक राज्य हैं, तो देखो इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये हमने भौगोलिक स्थिति है दशा पड़ी। उत्पादक राज्य में देखो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, दक्षिण भारत में देखो लाइन से कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना, तमिलनाडु, 1 2 3 4 राज्य है ना। महाराष्ट्र भी दक्षिण भारत में, गुजरात, ये गुजरात राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश भी है राजस्थान के पड़ोस में, भारत के मिड में है ये। फिर देखो उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, यूपी, पंजाब, हरियाणा और यूपी से याद रख लेंगे। उत्तर भारत में कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी। दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात,
इनमें मुख्य रूप से कपास की खेती, दक्कन का है तो दक्कन का पठार, मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में ये कपास की फसल ली जाती है, जिसमें महाराष्ट्र आ गया, गुजरात आ गया, मध्य प्रदेश ये बीच में आ गया, उसके अलावा आंध्रा है, कर्नाटक है, तेलंगाना। ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में 3 राज्य हैं, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश। पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं जो मुख्य रूप से यहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता है।